मौत की बस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत आज की इसी सबसे बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, जहां पर बुल्ढाना में एक भयंकर हादसा हुआ है। एक बस में आग लगने से 26 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। ये बस एक शादी के लिए जा रही थी और बारिश के कारण बस फिसल गई, जिसके कारण बस का डीजल टैंक फट गया और आग लग गई। इस हादसे में 26 लोगों की जलने से मौत हो गई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि समृद्धि महामार्ग पर अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा है। ये सड़क हादसा बुल्ढाना के देउल गांव खोंड के पास हुआ है। इस बस में 30 यात्री सवार थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक बस में भयंकर आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी। बस में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी दुखद खबर यह है कि कई यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। 26 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है और सबसे बड़ा हादसा इसे माना जा रहा है, जहां पर एक बस बारिश की वजह से फिसल गई। डीजल का जो उसका टैंकर था उसमें आग लगी और पूरी की पूरी बस आग की चपेट में आ गई। दर्दनाक हादसा और इसमें कुल 26 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बस के पलटने के बाद इसमें आग लगी। बताया जा रहा है कि पहले ये बस डिवाइडर से टकराई और इसके बाद बस असंतुलित हो गई, पलट गई और डीजल टैंकर में आग लग गई। इसके बाद धीरे धीरे ये आग बढ़ती चली गई। लोगों को इतना वक्त नहीं मिल सका कि वो बस से बाहर निकल सके, क्योंकि बस पलट चुकी थी और यही वजह है कि 26 यात्रियों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए बस में सवार थे। वहां उन्हें पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गए और 26 यात्रियों की मौत हो गई। नागपुर से पुणे की ओर ये बस जा रही थी और पलटने के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह है कि ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को। ये विदर्भ ट्रेवल्स की बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंदखेड राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उसको टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उससे जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं, किसी तरह कोशिश करके अपनी जान बचा दी। यहाँ समृद्धि से आवाज आया गाँव अंदर, तो हम ऊपर जाके देखे घर पर, तो देखा तो इधर आग लगी थी। किसी के शरीर पे कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने घर पे जाके कपड़ा वगैरह लाके उनके ऊपर डाल दिया। बाकी पानी, जो लोग थे उधर, उनके लिए पानी की व्यवस्था की। नजदीक की दुकान है, वहाँ से 20 लीटर के 2 बॉक्स लेके आए और उन लोगों को पानी भी नहीं दिया। बाकी वो 1 बजे, मतलब 1:20 बजे जब ये हुआ, वो टाइम से वो 3 इधर ही थे। अभी बाकी 2 अभी जस्ट घर पे गए। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बीती रात हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमओ कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर शोक संदेश में कहा गया, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बुल्ढाना में बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अफ्रीकी देश केन्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। अफ्रीकी देश केन्या में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां एक ट्रक सड़क से उतर गया और कई वाहनों को रौंदता चला गया। इस हादसे की वजह से कम 48 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि
मौत का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक ट्रक बेकाबू हो गया और कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ता चला गया। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मरीजों में संक्रमण का मामला सामने आ रहा है। एसएमएस अस्पताल के नेत्र विभाग में मरीजों में संक्रमण फैला हुआ है। संक्रमण की जड़ तक पहुंचने की कवायद तेज कर दी गई है। जांच के लिए ऑपरेशन थिएटर के उपकरण भेजे गए हैं। कुल 43 चीजों के उपकरण भेज दिए गए हैं। फ्लूइड और दवा भी इनमें शामिल बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर से एयर के भी सैंपल्स लिए गए हैं। देश के सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञों की भी राय ली जा रही है। एम्स के सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञों की भी राय ली गई है। अब पूरे मामले में कल्चर रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। आखिर ओटी तक ये संक्रमण कैसे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ऑपरेशन के बाद आपको बता दें कि 71 में से 17 मरीजों में संक्रमण फैला हुआ है, जिसके बाद से अब लगातार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है और पूरे मामले पर डॉक्टर से सलाह भी ली जा रही है। जुड़े केसेस इन्फेक्शन तो हर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, लेकिन एक साथ पर्टिकुलर कुछ डेज के आ जाना एकदम अलर्ट करता है हमारे को। तो वो उसको उसमें जितने भी स्रोत का पता लगाने के लिए सब चीज़ों के सैंपल भेजे गए हैं, चाहे वो ऑपरेशन टेबल है, चाहे माइक्रोस्कोप है, चाहे उस पर आने वाले औजार हैं, चाहे दवाइयाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, उन सबको लिए देखा जा रहा है। और जितने ऑपरेशन सोमवार के बाद हुए हैं सब मरीजों की एक लिस्ट बनाकर, क्योंकि आजकल सबका मोबाइल नंबर भी अंकित होता है जो टिकट के ऊपर, तो सबको संपर्क किया गया और इमीडिएट उनको चेकअप के लिए बुलाया गया। उसमें से कई मरीजों के गंभीर रूप से संक्रमण आया, तो उसको हमें एकदम इमीडिएटली भर्ती किया गया और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई ट्रीटमेंट के लिए। तो मरीजों में संक्रमण फैल गया है। बताया जा रहा है कि 71 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जिनमें से 17 मरीजों में ये संक्रमण फैल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर ये संक्रमण कैसे फैला है और ओटी तक आखिर ये संक्रमण कैसे पहुंच गया। ऑपरेशन के बाद 71 में से 17 मरीजों में ये संक्रमण फैला हुआ है, पाया गया है और इसे लेकर अब लगातार जांच की जा रही है। संक्रमण की जड़ तक पहुंचने की कवायद तेज कर दी गई है। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्योंकि ओटी का मामला है, ऑपरेशन थिएटर ऐसा स्थान है जहां पर तमाम तरीके के एहतियात बरते जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहां तक संक्रमण फैल कैसे गया। मेरी आवाज मिल पा रही है महेश आपको? शायद सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश कर रहे हैं। जी महेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल में कल जो मामला ये सामने आया था कि जो नेत्र विभाग है उसमें जो ऑपरेशन किए गए हैं उनमें आंखों के संक्रमण पाए गए हैं। ऑपरेशन के बाद भी 15 से 20 मरीजों के बीच में ऐसी खबर रही कि जिन्हें अलग अलग तरीके की दिक्कतें रही है। उसमें खासतौर पर किसी की आंखों में लालिमा हो जाना, धुंधलापन होना या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देना, इस तरह के जो मामले थे वो लगातार देखने को मिल रहे थे। जिनके ऑपरेशन हुए थे उनको वापस से बुलाया गया, स्टडी किया गया और ये कहीं कहीं जो है इसमें जो रोग पाया गया है वो उसको लेकर के एक बार प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्होंने सभी आनन फानन में जो ऑपरेशन हैं उनको रोक दिया है। और उसके बाद में अब जो है इस मामले की जो जांच है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और उसे लेकर के जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गया है और सभी तरह के जो मरीज है, जिन मरीजों का यहाँ पर उपचार किया गया था, उन सभी मरीजों को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है। उनका यहाँ पर जो है दोबारा से टेस्ट होगा और किन किन मरीजों में इस तरह के जो संक्रमण फैलने की जो बात आई है उसे एक बार फिर से पुष्टि यहाँ पर किया जाएगा। और आज से इस पर जो है कवायद यहाँ पर तेज कर दी गई है ताकि किसी को जो है बड़ी परेशानी यहाँ पर नहीं झेलनी पड़े। इस वजह से क्योंकि देखिए 71 में से 17 मरीजों में जो है यहाँ संक्रमण देखने को मिला था। तो अब ऐसे में एम्स के जो सीनियर जो आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी इस मामले में जो मदद है
वो ली जा रही है और जो बाहर के जो भी और एक्सपर्ट हैं उनसे भी इस मामले में जो है बिल्कुल महेश, एक्सपर्ट्स की सलाह भी ली जा रही है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और सवाल ये है कि ओटी तक कैसे संक्रमण पहुंच गया, फैला कैसे, जांच का विषय है। डिटेल जांच भी जरूरी है ताकि आगे इस तरीके के मामले सामने न आने पाए। लेकिन महेश, जो लोग अभी से संक्रमित हैं क्या वो ठीक हैं, और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं इसे लेकर, क्या ये और भी गंभीर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से 71 मरीजों का जो यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन हुआ था और ओटी में आखिर ये संक्रमण कैसे पहुंचा, इसी बात को लेकर के जो कल्चर रिपोर्ट है अब उसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कौन से ऐसा बैक्टीरिया थे या वायरस थे जिसकी वजह से ये जो संक्रमण है वो या फैला है। और इसके कारण से जो है लोगों में ये आंखों के संक्रमण के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। 17 मरीजों में ये पुष्टि हुई है कि जो उन्हें ये अलग अलग तकलीफें जो है ऑपरेशन के बाद में सामने आई है, जिनमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आंखों में लालिमा होना, धुंधलापन होना और ये जो तकलीफें हैं वो देखने को मिल रही है। साथ में जो ऑपरेशन के थिएटर के अंदर जो उपकरण रहते हैं, फ्लूइड रहती है, दवाएं यहाँ पर जो रहती हैं, उन तक के जो सैंपल हैं वायरस सैंपल वो ओटी से लिए जा रहे हैं। अभी तक 43 जो है जो सैंपल हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। 43 चीजों के सैंपल अभी लेबोरेटरी में भिजवा दिए गए हैं और अब जो है इस संक्रमण की जड़ तक पहुंचने की जो कवायद है वो की जा रही है। जो कमेटी है वो भी ये भी जांच करेगी कि आखिर कहाँ लापरवाही रही है, तो साथ में ये भी जांच होगी कि आखिर कौन से बैक्टीरिया की वजह से इसका संक्रमण फैला है और आगे स्प्रेड नहीं हो, इस बात को लेकर के जो जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल महेश, तो अब इंतजार है सिर्फ कल्चर रिपोर्ट आने का, जिसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर ये संक्रमण कैसे फैला और किसकी लापरवाही यहाँ पर रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। किशनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केमिकल की दुकान में तेज ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में बैठे 2 युवक भी इसकी चपेट में आ गए। गंभीर हालत में युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। क्षेत्र में इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान के बाहर खड़े 4 वाहन भी इसकी जद में आ गए। टेम्पो और 3 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मार्बल एरिया हरमाड़ा चौराहे की ये घटना है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और अपडेट आपको बताते चले अजमेर के किशनगढ़ से ये बड़ी खबर, और इसी खबर पर आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं। केमिकल की दुकान में तेज ब्लास्ट के बाद आग लगी है। दुकान में बैठे 2 मजदूर भी आग की चपेट में आए हैं। लोगों ने आग बुझाकर दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आग में दोनों मजदूर तकरीबन 90% तक झुलस चुके हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अजमेर रेफर किया गया है। जिंदगी और मौत के बीच ये दोनों मजदूर जंग लड़ रहे हैं। मार्बल एरिया हरमाड़ा चौराहे की घटना है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन दुखद खबर यह है कि जो 2 मजदूर झुलसे थे, अब ये खबर निकल कर आ रही है कि 90% दोनों मजदूर झुलस चुके हैं। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई का दौरा करेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस दौरे को लेकर नौरंग देसर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और सभा स्थल का उन्होंने जायजा लिया। तो 8 जुलाई को बीकानेर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दौरे से पहले तैयारियां वहां पर तेज कर दी गई हैं। अर्जुन राम मेघवाल वहां पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस कदर वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। सभा स्थल पर भी पहुंचे, वहां से भी जानकारियां इकट्ठा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, इसे लेकर लगातार बीजेपी की ओर से कवायदें की जा रही हैं। एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करेंगे जो 1257 किलोमीटर लंबा है, अमृतसर से जामनगर, और 20,868 करोड़ रुपए उस पर लागत आई है। राजस्थान का पार्ट उसका पूरा हुआ है 501 किलोमीटर, उसका वो लोकार्पण करेंगे। और नौरंग देसर में जिस जगह अपन खड़े हैं यहाँ पे वो सरकारी कार्यक्रम भी करेंगे और पार्टी का कार्यक्रम भी करेंगे। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो बेहद खास भी है। अर्जुन राम मेघवाल जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्या तैयारियां की जा रही हैं वहां पर? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर दौरे पर आएंगे, जहां सबसे पहले वो ग्रीन एक्सप्रेस वे का जो है देश को समर्पित करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जो पीएम हैं
वो नौरंग देसर में एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर के जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो आज नौरंग देसर पहुंचे हैं और नौरंग देसर पहुंचने के बाद में उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। वहां से निकलने के बाद में जिला कलेक्टर में जिला पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी भी मीटिंग लेंगे, ताकि जो पीएम का दौरा है उसको लेकर के किस तरह से अंजाम दिया जा सके। वहीं पर ज्यादा से ज्यादा जो बीजेपी की ओर से भीड़ जुटाने की कवायद है वो की जा रही है। आखिर में पीएम की सभा और पीएम की सभा में अगर लाखों की भीड़ ना हो तो मतलब नहीं रहता है। इसी को लेकर के जो बीजेपी है वो पूरी तैयारियों में जुट गई है। वहीं पर जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कहा है कि बीकानेर जो है वो सोलर हब बन गए हैं। वहीं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके ग्रिड का भी उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के 500 किलोमीटर का जो लगभग पूरा पार्ट है उसका लोकार्पण पीएम करेंगे। वहीं पर अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा है कि ये केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से जो है आयोजन है ये एक तरह से, और निश्चित तौर पर चुनावी साल है। इससे पहले भी कई दफा पीएम मोदी का बीकानेर आने का दौरे के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से पीएम मोदी का दौरा पहले भी टल चुका था। लेकिन इससे पहले जब नितिन गडकरी है उन्होंने भी एक ग्रीन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था। उसके अलावा अब पीएम मोदी इस चुनावी साल में चुनाव के कुछ महीने और बाकी रह रहे हैं, उसको लेकर के अब आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह से पीएम मोदी का आना बीकानेर वासियों में और खासतौर पर बीजेपी वालों में, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें खासा उत्साह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी 3 जुलाई को बीकानेर आने का दौरा जो है वो हो सकता है। पीएम की दौरे को लेकर के वो तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी वो मीटिंग कर सकते हैं और नौरंग देसर भी सीपी जोशी के जाने का कार्यक्रम जो है वो हो सकता है। जी ठीक है, तो तमाम कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं और तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाया जा सके, चूंकि चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है। ऐसे में ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि भीड़ जब वहां पर इकट्ठा होगी तो क्या माहौल वहां पर दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का बड़ा दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 8 जुलाई को बीकानेर का दौरा करेंगे और इस दौरान वे उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे नौरंग देसर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में जामनगर से अमृतसर तक बने एक्सप्रेसवे ग्रीन कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे। दरअसल राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में लगातार सक्रिय है। बीकानेर संभाग की अगर बात की जाए तो यहां का राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो यहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आती है। गौरतलब है कि इस साल के आखिर में राजस्थान में चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस राजस्थान पर है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार यहां पर आने का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि प्रदेश की सत्ता में वापसी कर सके। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किए जाने के बाद से ही इसे लेकर बहस जारी है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मोदी सरकार मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? नई संसद का आने वाला मॉनसून सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। सरकार इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के पक्ष में है। लॉ कमीशन ने भी लोगों से सुझाव मांगे हुए हैं। संसद की कानून मामलों की स्थायी समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, यानी मॉनसून सत्र में सियासी घमासान मचना तय है। लेकिन इससे पहले ही जमकर सियासत हो रही है। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। हम गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है। कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे।
तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंश्योर दैट देयर इज इक्वालिटी फॉर एवरीवन। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने कुछ शर्तों के साथ यूसीसी के समर्थन का ऐलान किया है। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को, किस पे समर्थन दे दें मोदी जी से पूछ के। दूसरी ओर यूसीसी पर डर की दुकान खोलने वाले भी मुखर हो गए हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए कि जिससे मुसलमानों की, उनके दीन की को कोई तकलीफ ना हो और उनके जज्बातों को कोई तकलीफ ना हो। कि सरकार का कर्तव्य है कि वो दुनिया में कोई भी कानून एक तरफा न लाए। सवाल ये है कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? क्या भारत का हर नागरिक समान हो, सबके लिए एक कानून हो? क्या कुछ लोगों को इससे किसी तरह की सियासी अड़चन की आशंका है? तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा भारत किसके लिए परेशानी का सबब है? और खबर गुजरात से है। गुजरात पर आसमानी आफत का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। इस बार आया मॉनसून भी तूफानी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गुजरात के कई शहरों और इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। सूरत, नवसारी, वलसाड, मेहसाणा और तापी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। यहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। तो पहले गुजरात में बिपरजॉय तूफान का कहर और उसके बाद अब बरसात की मार। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर गुजरात के कई क्षेत्र पानी से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात के मेहसाणा में कुछ घंटे की बारिश के बाद ही हालात बिगड़ गए। यहां सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। शहर के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है, तो वहीं हीरा चौक इलाके में दुकानों में पानी भर चुका है। साथ ही साथ अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं नवसारी की बात करें तो यहां पर भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपको नवसारी से दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद सड़कों की स्थिति बदहाल हो चली है। जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर घुटनों तक पानी भर चुका है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। और रुक लेते हैं इस बीच मिलने एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है जहां पर सूरतगढ़ में मकान की छत गिर गई। मकान का एक हिस्सा गिरने से लोग दहशत में हैं। छत गिरने से फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूरतगढ़ के वार्ड 27 में मकान की छत गिरी है। उसके बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर छत गिरने के बाद लोग डरे हुए हैं। आसपास हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि जनहानि नहीं हुई है। और फिलहाल यहाँ